Can you hear me? Yes, sir. Okay. तो कहाँ तक किया था हमने? लास्ट क्या किया था कल? Day before yesterday. DNA structure. DNA स्ट्रक्चर हुआ था. पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था वाटसन क्रिक मॉडल ना. क्या हो गया? हाँ तो हाँ तो हमने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाए थे ना. याद है कुछ या सब भूल गए? क्या? हाँ डायग्राम बनाया था हमने.
कौन है ये? डायग्राम बनाया था हमने और मैंने आपको बेसिक कुछ बताया था इसके बारे में। कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके ऊपर ये मॉडल बेस्ड है? किसका एक्सरे क्रिस्टोग्राफी किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम? Rosalind Franklin हाँ, और और Morris विल्किंस। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी हमें दिया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हमने रूल देखा था एक, Chargaff चरगाव। इसने हमें चरगाव से रूल दिया। हर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूराइन pyrimidine इक्वल है। रेशियो ऑफ प्यूराइन अपॉन pyrimidine इज इक्वल टू 1, दैट इज adenine plus guanine upon cytosine plus thymine equal to 1, but AT upon GC is constant for a given species. प्रोकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या होता है? This constant Eukaryote में it's less than 1. प्रोकैरियोट्स में लेस देन 1, यूकैरियोट्स में मोर देन 1। ह्यूमन में कितना है एडेनिन? ह्यूमन डीएनए में 30%. 30%। 30% एडेनिन, 30% थायमिन, 60% हुआ। 20% 40%, 60/40, 1.5 आता है ह्यूमन के लिए T का वैल्यू, A+C upon G+C. यूकैरियोटिक डीएनएस hence are said to be AT rich. Prokaryotic DNAs are GC rich. What is the exception in prokaryotes? प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्शन क्या है? E. coli उसका E. coli. दोनों इक्वल रहता है। क्या है ई कोलाई में? कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कुछ भी उसमें जो 1 हुआ रहता है। है ना। For prokaryotes there is an exception of E. coli. E. coli में this K is equal to 1. सिर्फ E. coli में हमें K is equal to 1 मिलेगा। So adenine 25% है, thymine 25%, guanine 25, cytosine 25. Equal concentration में होगा E. coli. Otherwise it is constant for a given species. यहाँ तक हमने देखा था और हमने दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाए थे। मैंने आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वाटसन क्रिक का। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटसन क्रिक का जो मॉडल है इट इज डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर। अब ये डबल हेलिक्स राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है? राइट। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। ऐसा जो डीएनए होता है जो राइट हैंडेड होता है उसको हम बी डीएनए कहते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, हमें उसके डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इफ यू सी डीएनए वी हैव ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और एक होता है विच इज कॉल्ड एज जेड डीएनए। इनमें से सारे राइट हैंडेड ही है एक्सेप्ट वन, दैट इज जेड डीएनए। ये जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है और ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता। ऑर्गेनिज्म में हमें सिर्फ बी फॉर्म ऑफ डीएनए ही मिलता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, इट इज गोइंग टू बी double helical right handed. As you know, in prokaryotes it is circular double stranded, and in case of eukaryotes it is linear and double stranded. Double stranded linear eukaryotes. Now there are two polynucleotide chains in a DNA. मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ DNA, तो मैं ये पॉइंट्स रफ करता रहूंगा, ये मेरे साथ साथ पॉइंट्स नोट कर लेना।
ये है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए। इसमें मुझे एक एंड मिलेगा, सपोज दिस इज 5 प्राइम फॉस्फेट। ये जो मुझे दिख रहा है लाइन, हम इसको कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मुझे यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट अल्टरनेटिंग मिलेगी, एक शुगर एक फॉस्फेट, एक शुगर एक फॉस्फेट। जो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया था परसों, उसमें शुगर है फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है फिर फॉस्फेट है। सी दैट स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है, देखो एक बार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बनाया है वो बनाया क्या, दिखाओ क्यों नहीं बनाया। सबके एरिया में कैसे, मेरा ही नेटवर्क इशू नहीं होता कभी। रिकॉर्डिंग नहीं देखा, रिकॉर्डिंग भी नहीं चलता। कहाँ बज रहा है ये? किसने, आप में से किसने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है? आपने बनाया है, ठीक है। और आप से किसी ने नहीं बनाया? ओके, वेरी गुड। कब बनाओगे? मंडे। क्यों आज, क्यों नहीं आज, क्यों नहीं आज नहीं, घर जाने के बाद। आज बनाओगे और मुझे भेजोगे आप? हाँ, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे फोटोग्राफ निकल के भेजना है, आपने ड्रॉ किया वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर चेन का। सर वो ABCD Z क्या है? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये अलग अलग फॉर्म्स है डी। ऑल ऑफ देम आर राइट हैंडेड। ये जो ABCD है ये राइट हैंडेड डबल हेलाइसिस है। Z इज ओनली लेफ्ट हैंड। हमें जो एनिमल में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मिलता है वो सिर्फ बी फॉर्म ही मिलता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वी गेट ओनली बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ACDZ डज नॉट एग्जिस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा ही नहीं ACDZ। तो हमें लैब में या फिर यू कैन से इन टेस्ट ट्यूब, अगर आप कोई कंडीशंस वेरी करोगे, आयनिक कंडीशंस वेरी कर दिया आपने, सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरी कर दिया, तो बाकी के फॉर्म्स मिलेंगे। इनसाइड ऑर्गेनिज्म इट इज ऑलवेज बी फॉर्म। इट इज अ फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। सेल के अंदर यही एग्जिस्ट करेगा। तो जो है बात, ACDZ नहीं मिलेगा। और Yes, इसमें sir. ABCD राइट हैंडेड है, Z इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए। बाकी ABCD राइट हैंडेड है, एक ही लेफ्ट हैंडेड फॉर्म। और इसको Z कहा जाता है क्योंकि इसका जो बैकबोन है ये बैकबोन हमें इस तरह से दिखता है, लेफ्ट हैंडेड, और ये इस तरह से, समथिंग इन दिस मैन। So it is like zigzag model. ये स्मूथ नहीं है, ये zigzag होता है। So this ZDNA is also known as zigzag DNA due to its zigzag backbone. Z फॉर्म आपको टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, A, B, C और Z। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, pH वगैरह वेरी किया तो बाकी फॉर्म मिलेंगे। सेल में जो आइसोलेट होगा वो बी फॉर्म होगा, राइट हैंडेड डबल। और बाकी जो फॉर्म्स है ये ऑल अदर फॉर्म्स राइट हैंडेड हेलिक्स। और क्या फर्क है इनमें, इनको क्यों ACDZ कहा है हमने? ठीक है, Z लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सारे राइट हैंडेड है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ABCD? इनके जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस अलग है। मतलब डायमीटर कितना है, एक टर्न के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक टर्न में कितने बेस पेयर्स है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सारे जो डायमेंशंस है डीएनए के, दोस विल वेरी इन ABCD and Z. So based on these dimensions, we have identified 5 different forms. What exists inside a cell is only B form of DNA. So आप जब DNA आइसोलेट करते हो लैब में तो आपको B फॉर्म ही मिलता है। समझ में आई बात यहाँ तक? अब ये जो दो स्ट्रैंड्स मैंने बनाए हैं DNA के, I told you that they are coiled around each other, isn't it? These two coils, these two polynucleotide chains are coiled around each other in a helical manner.
right? Sir, coil around each other ki coiled around central imaginary axis. मैंने कहा these two strands, yes, these two strands are coiled around each other in a helical manner. Is the statement correct? They are coiled around yes, they are coiled around central imaginary axis. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक एंड होता है 5 प्राइम, वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर मैं कंटिन्यूअसली देखूंगा तो ऑन द अदर एंड आई विल फाइंड इट टू बी 3 प्राइम. 3 प्राइम के कौन सा ग्रुप होता है? 3 प्राइम कार्बन ऑफ राइबो डीऑक्सराइबो शुगर. यस करेक्ट. बताओ 5 प्राइम पे फॉस्फेट है, 3 प्राइम पे क्या होगा? OH ग्रुप होगा. न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडेड ऑन 3 prime hydroxyl egg. So this is 3 prime OH. What will come in front of this? इसके सामने क्या आएगा? 5 prime phosphate. 5 prime. And if I trace this up to this point, it will be 3 prime hydroxyl. So two polynucleotide chains are coiled around central imaginary axis. Coiled around central imaginary axis. And third point, they are anti-parallel. They are not parallel because they have polarity. One strand runs in 5 prime to 3 prime direction, other in 3 prime to 5 prime direction. 5 prime 3 prime ये शुगर के कार्बन से, डीऑक्सराइबो शुगर के कार्बन को हमने नंबर दिए. So both strands they run anti-parallel to each other. जो बैकबोन बना है इसका, that is polynucleotide chain, it has alternating sugar and phosphate. मतलब ये जो स्ट्रिंग मुझे दिख रहा है एक ब्लैक कलर का पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें शुगर फॉस्फेट अल्टरनेटिंग रहेगी, तो उससे में भी शुगर फॉस्फेट अल्टरनेटिंग है. ऐसा कुछ अल्टीमेटली एट द एंड आपका शुगर ही होने वाला है. शुगर विद फॉस्फेट एंड, शुगर विद फॉस्फेट ग्रुप और शुगर विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब मुझे बताओ इस डीएनए में आपको नाइट्रोजनस बेसिस कहां पे मिलेंगे अटैच टू शुगर और टू फॉस्फेट? नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड टू व्हिच मॉलिक्यूल? Sugar. Sugar. हमने स्ट्रक्चर बनाया था न्यूक्लियोटाइड का, कौन से कार्बन से अटैच है? शुगर के. First. कार्बन ऑफ शुगर. यस, बाय विच बॉन्ड? कौन सा कार्बन, कौन सा बॉन्ड, कौन सा रिएक्शन नाइट्रोजनस बेस के लिए? कौन सा कार्बन, कौन सा बॉन्ड, कौन सा रिएक्शन फॉस्फेट ग्रुप के लिए? Dehydration synthesis. Dehydration synthesis reaction occurs between hydroxyl group of first carbon and H of nitrogenous base. प्यूराइन का कौन सा नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन से अटैच है? प्यूराइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है ना. It's a ring something in this manner. कौन सा कार्बन कौन सा नाइट्रोजन अटैच है? ये है ना. 3. हाँ 3. इससे देखो एक बार नंबरिंग क्या किया है.
प्यूराइल के कौन से नाइट्रोजन से कार्बन फर्स्ट कार्बन अटैच है? 9th. हाँ Yes, sir. 9th. है ना? आपने वो इरेज करके दूसरा बनाया था ना, तो इसके लिए वैसे हुआ। क्या इरेज किया? आपने जब दिखाया था ना, तो फिर आपने स्ट्रक्चर पर नंबरिंग की, फिर आपने इरेज करके वापस नंबरिंग की, तो इसके लिए वो दूसरे का नंबरिंग था वो। इसका नंबरिंग था वो, आप जो बोल रहे हैं ना, वो इसका नंबरिंग है। ये है आपका पिरिमिडिन, ये है प्यूराइल। पिरिमिडिन का कौन सा बेस अटैच, कौन सा नाइट्रोजन अटैच है फर्स्ट कार्बन से? फर्स्ट नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे। वो एक बार प्यूरिन को अपडेट करके क्या प्यूरिन का स्ट्रक्चर अभी नंबरिंग करके बताओ? ये है स्केलेटन मेरा, इसको क्या नंबर दूं? इस कार्बन को, इसको फाइव छोड़ के बाकी सारे ऑड प्लेसेस आर टू बी फिल्ड विद नाइट्रोजन। फाइव छोड़ के बाकी सारे ऑड प्लेसेस, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? बिटवीन 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8। ये हो गया स्ट्रक्चर आपके प्यूराइन का। स्केलेटन है, एडेनिन का स्ट्रक्चर अलग होगा, गुआनिन का अलग होगा। द बेसिक स्केलेटन विल रिमेन लाइक दिस। पर पिरिमिडिन में भी यही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 5 छोड़ के जो ऑड प्लेसेस है वो नाइट्रोजन से भर दो। दिस इज योर पिरिमिडिन। हो गया? तो नाइट्रोजनस बेसेस आर अटैच्ड टू द शुगर। अब ये ओरिएंट कहाँ होंगे? देखो, नाइट्रोजनस बेसेस, ये मेरा जो डीएनए है, अब मैं ये शुगर फॉस्फेट रब करता हूं, समझो इस तरह से मेरा स्ट्रैंड है। नाइट्रोजनस बेसेस आर परपेंडिकुलर टू द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। मतलब मैं दो तरीके से, अलग अलग तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लगा सकता हूँ। आइदर आई कैन प्लेस नाइट्रोजनस बेसिस इन दिस मैनर, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे एक नाइट्रोजन। यहाँ पे पेयरिंग होना पॉसिबल ही नहीं है अंडर सच कंडीशन। मुझे दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में पेयरिंग चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो नाइट्रोजनस बेसिस आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इनर साइड। नोट डाउन करना ये पॉइंट। नाइट्रोजनस बेसिस आर परपेंडिकुलर nitrogenous bases are perpendicular to sugar phosphate backbone and oriented towards inner side. Perpendicular to sugar phosphate backbone and oriented towards inner side. Oriented towards inner side. Perpendicular to sugar phosphate backbone and oriented towards inner side. अब मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाता हूँ, AT, AT, CG, CG।
इसके सामने क्या आएगा बताओ, दूसरे P, स्लाइड में A, A always pairs with T, T, yes, T pairs with A, फिर यहाँ पे T आएगा, T, अगेन A, C के सामने G, C। G, कितने डबल बॉन्ड होते हैं A T के बीच में? double bond, A और T के बीच में कितने डबल बॉन्ड है? एक। एक, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? एक दो। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डॉटेड लाइन इंडिकेट हाइड्रोजन बॉन्ड, और सीजी के बीच में कितने रहेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह का जो पेयरिंग है इसको क्या कहा जाता है? एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, cytosine always complementary pairs with pairing, guanine. Yes, we call this as complementary base pairing. हाँ base pairing, complementary base pairing हमने लिखा है परसों, देखो एडेनिन always pairs with थाइमिन, cytosine pairs with guanine। क्या न्यूमोनिक बताया था मैंने इसके लिए? at cricket ground, at cricket ground, है ना, at cricket ground, ATCG, complementary base pairing। Adenine pairs with thymine always through double bonds. Cytosine pairs with guanine through 3 hydrogen bonds. This is fixed pairing. We call this as complementary base pairing. So if sequence on one of the strands is known, sequence on the other strand can be easily deduced. एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का आप डिड्यूस कर सकते हैं। A will always pair with T, C will always pair with G. नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आप डबल हेलिकल स्टेयरकेस इमेजिन करते हो तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपका रेलिंग, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज कंपेरेबल विथ योर रेलिंग, और बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस बने हैं दे आर कंपेरेबल टू योर स्टेप्स, जिसके ऊपर पैर रखा है वो ऊपर चढ़ोगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द रन और द स्टेयरकेस, and this is your double helical staircase where the two polynucleotide chains run anti-parallel to each other and coiled around central imaginary axis। ये ड्रॉ कर लेना स्ट्रक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है आपको दिखाने, 5 प्राइम 3 प्राइम ठीक से दिखाना, ये ए है, देन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। रॉन्ग है डायग्राम, वो डायग्राम भी रॉन्ग है। सबसे बड़ा डायग्राम दिखाओ। हाँ इस साइड का करेक्ट है। एक आपने बनाया इस तरह से, आपने बनाया डीएनए इस तरह से। आप परसों लेक्चर में नहीं थे क्या? आपका डीएनए मुझे दिखता ही नहीं है, बताना पड़ रहा है। मतलब ये नहीं कोई ये पैरेलल है, मतलब कोई पिक्चर बनाओ उसको लेबल कर दो दिस इज डॉग, उस तरह से हो गया ना ये। हाँ? नहीं बेटा ये देखो, ये दिख रहा है आपको? हाँ, और ये देखो कुछ फर्क दिखता है इसमें? ये दोनों सेम है नहीं ना? दिस इज करेक्ट। बड़ा बनाओ, A4 साइज का नोटबुक है ना, बड़ा सा पेपर ले लो, एक पूरा पेज। हाँ उस साइड इज द अदर बेटर। परसों मैंने दोनों बनाए थे, दोनों आप ऑनलाइन लेक्चर में नहीं थे, इसका मतलब हाँ सर, मैं तो मैं था, मैं बोल रही हूँ सच्ची में, अब घर तो खुद हमारे नहीं बनाते हैं, सच में क्या सर हमारे नोट्स कंप्लीट रहता है, हम क्यों नहीं अटेंड करेंगे? नोट्स सही रहता है। ठीक है, ये भी देख लेंगे अब।
कर सकते हो, फोटो तो आपको खींचना पड़ेगा, मेरा फोन तो वहां पे है। कर सकते हो आप, फोटो खींचो, ग्रुप पे भेज दो। फिर ऐसा हर कोई थोड़ी करेगा। नहीं नहीं, कोई एक करो और ग्रुप पे भेज दो, ऐसे कर सकते हो। या करो मुझे भेजो, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूँ, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो ग्रुप पे पोस्ट नहीं कर पाओगे आप। तो फिर ऐसा हर लेक्चर में होगा। हाँ लेकिन उससे आपका काम बढ़ेगा, घर जाके नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल सी अरे मेरा नोटबुक तो खाली है, नोटबुक में तो कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, सब कुछ फोटोग्राफ है वो डिलीट हो चुके हैं, ऐसे नहीं सर होना है। हाँ बोलो। सर कल सेकंड ट्रैक में ये चैप्टर खत्म हो गया था, आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो? हाँ कल हमारा डाइजेशन शुरू होगा बायोमोलिक्यूल्स के बाद, एंजाइम्स खत्म होने के बाद। तो कल अगर हमारा एंजाइम होता है, कल मतलब ऑन मंडे में नहीं, ट्यूसडे। सर सेकंड ट्रैक में हमने कर दिया शुरू बेटा, प्लांट एनाटॉमी शुरू कर दिया ना, प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी कर दिया सेकंड ट्रैक में। सेल डिवीजन समझ में आया क्या हुआ है, माइटोसिस मियोसिस, डिफरेंसेस किए, होमवर्क। सर मंडे को क्यों नहीं लिखते? मंडे को मैं छुट्टी पे रहता हूँ, मेरे संडे को भी लेक्चर होते हैं, तो एक दिन मुझे छुट्टी रहता है। नहीं संडे को फाउंडेशन रहता है, मुंबई के लेक्चर्स रहते हैं। मंडे को भी छुट्टी नहीं रहती है, मंडे को मेरे मुंबई के लेक्चर्स रहते हैं ऑनलाइन। क्या ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। हाँ फॉर बेटर। चलो अब आगे देखो, सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। आई एम इरेजिंग दिस। आपको ये पार्ट दिख रहा है ना बोर्ड का, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको ये पार्ट दिख रहा है बोर्ड का, दिख रहा है ना? हाँ सर। Pay attention here. बाद में ये करना, अब ये जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए, मैंने क्या बताया आपको, बाकी सारे जो फॉर्म है ए बी सी डी, उनमें डिफरेंस क्या है, डायमेंशन अलग है। हमें सबके डायमेंशन नहीं पढ़ना, आपके बुकलेट में दिए हैं, आप देख सकते हो, हमें सिर्फ बी फॉर्म का देखना है। अब बी फॉर्म में क्या होता है देखो, ये होगा मेरा डायमीटर ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। देन एक अगर मुझे पूरा टर्म लेना है, you have to imagine this in 360 degrees, 3 dimensional है। तो यहां से शुरुआत हुई है समझो, then it goes like this। तो ये स्ट्रैंड जो है वो इस तरह से आया है, यहां से शुरुआत हुई, कितना डिग्री हुआ ये 180, और फिर से ये यहां तक आएगा तो 360 कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं दिख रहा है ये सही? हाँ ठीक है, लेकिन ये घूम के 180 आ गया, फिर से यहाँ तक आएगा तो 360 हो जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ तक हो गया मेरा 360। ये जो डिस्टेंस है, राइट डाउन दिस पॉइंट, द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय डीएनए to complete one turn, distance traveled by क्या, ये 7th पॉइंट है क्या जो आप बोल रहे हो? हाँ distance traveled by DNA to complete one turn of 360 degrees
degrees to complete a turn of 360 degrees is termed as pitch of DNA. Pitch, P-I-T-C-H, pitch of DNA. It is termed as pitch of DNA. ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम. दिस इज 34 एंगस्ट्रॉम. तो कितना नैनोमीटर होगा ये? 3.4. हाँ, 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 3.4 nanometer. 10 angstrom is 1 nanometer. 10 angstrom is 1 nanometer. So 34 angstrom is 3.4 nanometers. This is the diameter of DNA. ये जो मैंने दिखाया है. So your next point should be diameter of B form of DNA is diameter of B form of DNA. B form of DNA. B ABCD वाला B for Bombay. B form of DNA is 20 angstroms. मतलब ये हुआ 2 नैनोमीटर. अब यहाँ पे ध्यान दो, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बेस पेयर्स काउंट करो कितने हैं. कितने हुए टोटल? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हुए? एक स्ट्रैंड कोई भी पकड़ लो और काउंट करो. ये पकड़ लो स्ट्रैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. In one turn of 360 degrees, B form of DNA has 10 base pairs. 10 base pairs. सर वहां का दिख नहीं रहा. हाँ, in one turn, that is in per pitch, DNA has. तो मेरा जो वन टर्म है DNA का, नहीं फिक्स है. वन टर्न और पिच ऑफ DNA. DNA has 10 base pairs. तो एक पिच में मुझे 10 base pairs मिले अप्रोक्सीमेटली. थोड़ा इसमें पॉइंट में फर्क है लेकिन फॉरगेट, इट हैज 10 base pairs. तो मुझे बताओ दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 angstrom. हाँ बताओ. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम ना. मेरा एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का है जिसमें 10 बेस पेयर्स है 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर. 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर. That is distance between two successive base pairs. ये जो So ये distance है, बस ह्यूमन डीएनए है या एवरी डीएनए? ये बी डीएनए है. ओके, बी मैंने डीएनए. बताया आपको बी डीएनए जो होता है ना, वो सारे ऑर्गेनिजम्स में, सारे लिविंग सेल्स में जो डीएनए है वो बी फॉर्म का ही. तो बैक्टीरिया का तो यही स्ट्रक्चर हमें हर इसमें मिलेगा ना? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको बी डीएनए ही मिलता है. एक्सेप्शन है, you get only B form of DNA. ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है? ये एक बेस पे, उसके ऊपर ये दूसरा बेस पे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है. अगर आप 3 डायमेंशनल डीएनए इमेजिन करो, समझो ये स्ट्रैंड्स है, ये एक बेस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लाइक दिस.
सो एक के ऊपर दूसरा बेस पैक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर ATGC के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये जो दो बेस पेयर है इनके बीच में जो डिस्टेंस दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसको कहा जाता है वर्टिकल राइज। दिस डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स is called as vertical rise। उसको वर्टिकल राइज कहा जाता है। हाँ, दो सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस इज वर्टिकल राइज, सिर्फ दो। So this is one vertical rise, 3.4 angstrom. This is second, this is third, fourth, and so on. Now दोनों स्ट्रैंड जो है वो हेलिकली कॉइल्ड है। बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड हेलिकली, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से जा रहे हैं राइट हैंड में। तो एक बेस पेयर अगर इस तरह से होगा, इस स्ट्रैंड, समझो ये बेस पेयर है, ये एक स्ट्रैंड इधर है, दिस इज गोइंग टू टर्न लाइक दिस। तो अगर ये आगे जाके इस तरह से बन रहा है तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट बेस पेयर इस तरह से नहीं होगा। इसके ऊपर वाला बेस पेयर थोड़ा, ये नीचे वाला है तो ऊपर वाला थोड़ा टिल्टेड होगा इस तरह से, इसके ऊपर वाला और थोड़ा टिल्टेड होगा। कितना एंगल होगा? 90, मतलब तो ये हो गया ना पूरा। एक टर्न में मैं आपको हिंट देता हूँ, एक टर्न में 10 बेस पेयर है, एक टर्न में 10 बेस पेयर है, तो ये कितना, एक टर्न के डिग्रीज कितने हैं? एक टर्न के डिग्रीज कितने? वन टर्न कितने डिग्रीज का है? सर्कल 360 डिग्री, 360 में मेरे 10 बेस पेयर है। एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स, so we can say that angle between two successive base pairs is 36 degrees. Angle, or you can say twist. Angle in bracket you can write twist between two successive base pairs is 36 degrees. ये जो मेजरमेंट्स है ये कभी वेरी नहीं होते। डी फॉर्म ऑफ डीएनए में यही मेजरमेंट्स है, दे डू नॉट वेरी, दे आर फिक्स्ड। सारे ऑर्गेनिजम्स, जहां जहां पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बी फॉर्म ऑफ डीएनए है और जहां जहां पे बी फॉर्म है वहां पे यही डायमेंशन है। यस, गुड गुड। अब बनाए डायग्राम, वो अच्छा बना है। लिख लो, ये बताओ, ये डिस्टेंसेस दिखाओ सारे, डायमीटर, पिच, यस। और हो जाए तो मुझे बताओ ऑनलाइन जो बैठे, मेक दिस डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे ये क्या, ये अंदर नाइट्रोजन बेसिस है, शुगर से अटैच है ना आपके। मेरा यहाँ पे होगा शुगर, यहाँ पे होगा फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। दिस इज माय शुगर फॉस्फेट बैकबोन। आपके शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच है, फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ऑब्जर्व नहीं, ये सब आपके इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और एल्विन चरगाफ का ही। अब आप नहीं देख सकते, मतलब आपने डीएनए को इवन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा तो आपको ये स्ट्रक्चर तो कभी नहीं दिखने वाला, नहीं। बट दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट्स एंड टुडे यू कैन डिटरमाइन कि यही स्ट्रक्चर, ये केमिकल टेक्निक्स होते हैं। तो जो फोटोग्राफ आया था ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, हमने एक फोटोग्राफ बनाया था, डॉट और दो सेमी सर्कल्स, और उसी तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, टेक्निक्स है, उससे आप पता कर सकते हो कि आपके नाइट्रोजनस बेसिस अंदर है या बाहर है। इवन ऑन नाइट्रोजनस बेस OH कहाँ पे है, NH2 कहाँ पे है, डबल बॉन्ड O कहाँ पे है, ये आप पता कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री।
GCMS, इससे पता चलता है। सर वो डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम लिखा है क्या आपने? हाँ 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। That's all about your DNA structure. कितना ही है DNA स्ट्रक्चर आपका सिंपल सा। अंतर ये मास्क पड़ो लगेगा। डन, रब कर दो। ऑनलाइन जो बैठे हैं रब कर दो। हो गया? Yes, sir. प्रद्युम्न कहाँ पे? प्रद्युम्न कैसा? हाँ हो गया क्या? कैसा? इस एक स्ट्रक्चर के ऊपर 45 क्वेश्चंस का एक पेपर बनता है। हाँ डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर, सिर्फ डीएनए स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट टाइटल दो, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। We know that RNA is ribonucleic acid. The difference between DNA and RNA में differences लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन first important difference is RNA में राइबोस शुगर होता है, DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। कौन सा राइबोस शुगर होता है? ये अल्फा होता है या बीटा होता है, डी होता है या एल होता है? डी होता है। अल्फा या बीटा? अल्फा होगा तो फर्स्ट कार्बन बीटा। के ऊपर कैसे लगाओगे नाइट्रोजनस बैंड को, नाइट्रोजनस बीटा। बेस को? सो इट इज बीटा डी राइबोस। जब मैं बीटा लिखता हूं तो मेरा पेन जाता है ऊपर। फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द अपर साइड। कौन सा? बीटा डी राइबोस। बीटा 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 डी राइबोस। ये फर्स्ट कार्बन है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम is CH2OH। This is your ribose sugar, C5H10O5। To be more specific, technically it is beta D ribose. Deoxyribose was 2 prime deoxyribose, ये ऑक्सीजन नहीं था। अब जब इसका न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो कहां पे क्या अटैच होगा? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? फॉस्फेट और फॉस्फेट ऑफ हाँ फॉस्फेट ग्रुप कहां पे अटैच करूं? 5 प्राइम 5 प्राइम पे अटैच होता है ये। सो CH2 O P डबल बॉन्ड O OH OH, ये बन गया मेरा न्यूक्लियोसाइड। करेक्ट है? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट होता है या नाइट्रोजनस बेस होता है?
करेक्ट है। What is a difference between nucleoside and a nucleotide? दोनों में राइबोस शुगर न्यूक्लियोटाइड तो है, इज न्यूक्लियोसाइड में मुझे मिलेगा सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप वुड बी देयर, isn't it? तो न्यूक्लियोसाइड में मेरा फॉस्फेट ग्रुप नहीं आता, वहां पे नाइट्रोजनस बेस आता। नाइट्रोजनस बेस कहां पे अटैच करूं? फर्स्ट कार्बन पे आएगा, फर्स्ट कार्बन पे आएगा ना नाइट्रोजनस बेस। दिस इज योर पिरिमिडिन। ये बन गया आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड। This is 3' hydroxyl free. Next nucleotide will be added on the 3' end. ये OH और नेक्स्ट फॉस्फेट का ये OH, इसका डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा और एक बॉन्ड बनेगा। कैसे होगा स्ट्रक्चर बताओ? ये समझो एक मेरा राइबोन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे आई हैव CH2 O P डबल बॉन्ड O OH OH। दिस इज योर 3' कार्बन, 3' कार्बन पे यहाँ पे OH है। सेम न्यूक्लियोटाइड में नीचे बनाओ, कुछ भी फर्क नहीं। आपका नाइट्रोजनस बेस प्यूराइन हो सकता है या पिरिमिडिन हो सकता है, कुछ भी। I will maintain this pyrimidine only for the sake of simplicity. 3' का OH, 2' का OH, and here I have CH2OH। समझ में आ रही बात? यहाँ पे अगर मुझे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है तो इस फॉस्फेट से अटैच होगा, CH2P डबल बॉन्ड O OH OH। this hydroxyl group and this hydrogen, इसका हो गया dehydration synthesis reaction। I can attach these two ribonucleotides and what I get is a bond formed between these two। क्या? -H2। Here I will have directly O and P here, OH double bond O OH OH, and this O is attached with the next 3' carbon, sorry 1' carbon। करेक्ट है? समझ में आ रहा है कुछ? ये 5' कार्बन है, 5' से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा ना, तो यहाँ पे मेरा CH2O बॉन्ड होगा। ये अगर आपको CH2 ही देखना है तो ये हुआ। I have attached two nucleotides together। ये बॉन्ड बना नया। इस बॉन्ड को हमने क्या कहा था? द बॉन्ड बाय विच a phosphate group is attached to one nucleotide, जो 5' कार्बन से अटैच है। इस बॉन्ड को हमने क्या कहा था? कौन सा बॉन्ड है ये? ईस्टर बॉन्ड।
ईस्टर ईस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड कहा था हमने उसको, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड, द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड विद फिफ्थ कार्बन विद फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू टू सच बॉन्ड्स, ये एक और ये एक, इसलिए हमने इस बॉन्ड को क्या कहा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यस, ये दोनों मिलके हमने उसको कहा था फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर बॉन्ड। सो जो आपके डीऑक्सराइबोन्यूक्लियोटाइड में हुआ था वही राइबोन्यूक्लियोटाइड में भी हो रहा है, वही स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली वही रिएक्शन। अगर आप डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड हमने बनाया है डायग्राम, वो डायग्राम देखोगे तो इन दोनों रिएक्शंस में, वो रिएक्शन और ये रिएक्शन, फर्क इतना ही है कि यहाँ पे OH है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं। जो डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया था हमने डीएनए में, सेम मैंने यहाँ पे बनाया है, ओनली विद राइबोज शुगर, नो डिफरेंस एट ऑल। Yes, you have to draw this. And during this reaction, you have a removal of water molecule minus H2. So this reaction is dehydration synthesis reaction. Next ribonucleotide will be added on the 3' carbon, 3' OH पे next ribonucleotide add होगा। So DNA की तरह RNA भी आपका 3' एंड से ही बढ़ता जाएगा, 5' एंड पे आप नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकते, DNA में भी नहीं, RNA में भी। Only 3' OH end will be extended further by addition of new nucleotides. ड्रॉ कर लेना ये स्ट्रक्चर। And tell me once you are done, you can repeat. ये बॉन्ड कौन सा होता है between 1' carbon and your nitrogenous base? This is which type of bond? 1' carbon and nitrogenous base. Nitrogenous base is attached to 1' carbon by dash bond. Glycosidic. Glycosidic bond, correct. Glycosidic bond. Answer should be on the tip of tongue. आंसर्स नहीं दे रहे हो मतलब आपने किसी ने भी रिवाइज नहीं किया हुआ। जो 2-3 लोग मुझे आंसर कर रहे हैं उन्होंने ही कुछ ना कुछ रिवाइज किया है। देखो भाई, नुकसान आपका है, फायदा आपका है, मेरा तो हो गया। मैं डॉक्टर बन गया, मैंने डॉक्टर बना दिए, अब आपको बनना है ना, बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फिजिक्स में ही मेहनत करनी पड़ती, अगर ऐसा किसी को मिसकंसेप्शन है तो ऐसा नहीं होता, बायो में भी मेहनत करनी पड़ेगी, कम होगी लेकिन कुछ ना कुछ मेहनत तो लेनी पड़ेगी।
डन। रब कर दो। नो सर, एक मिनट। हाँ बनाओ। सर हाँ सर इसमें कुछ गलती हो गई क्या? जो प्रोडक्ट बना है उसमें पहला वाला जो है रिंग, उसमें CH2 मिसिंग है क्या? कहाँ पे? नहीं यहाँ पे एक मिनट। प्रोडक्ट में। तो मुझे दोनों सुनाई नहीं देता। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे CH2 होगा ही, मैंने बनाया नहीं है सिर्फ CH2। यहाँ पे 5 कार्बन तो होगा ही ना आपका, उसके सिवा ये बनेगा कैसे बॉन्ड? इट इज गोइंग टू बी देयर। अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर देखोगे तो ये नहीं बनाते लोग, डायरेक्टली शुगर फॉस्फेट लिंकिंग दिखाएंगे। तो 5 कार्बन तो होगा ही। ओके सर। बोलो। हाँ ये जो बॉन्ड है ना 1' कार्बन और नाइट्रोजनस बेस, ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और वो भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ही बनता है। इफ यू रिमेंबर पिरिमिडिन फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, NH, इन दोनों में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो। अगर पिरिमिडिन होगा तो पिरिमिडिन के 9th नाइट्रोजन पे आपको H मिलेगा, HOH का डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने। चलो नेक्स्ट टाइटल दो, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हाँ बोलो। वो क्या लिखा है डाइस्टर बॉन्ड के ऊपर? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये DSR, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन -H2O। जब इन दो न्यूक्लियोटाइड का रिएक्शन होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, and you have 2 nucleotides linked through a phosphodiester bond. यस समझ सर। में? दो कॉलम्स बनाओ, लेफ्ट साइड डीएनए, राइट साइड आरएनए। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन द स्ट्रक्चर। डीएनए कितने स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में? एक या दो? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज सर ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड भी तो Single अच्छा नहीं, standard. वायरसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है क्या? यूकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन यूकैरियोट्स और नॉट? नो। It is found in mitochondria and yes. यस करेक्ट। कहाँ पे मिलता है? मिलता है यूकैरियोट्स में या नहीं मिलता? अच्छा ऐसी बात है। क्या है ये? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या ऐसा कुछ जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा था? इट इज ऑल्सो जीसी रिच। क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज ऑल्सो जीसी रिच। इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो बैक्टीरिया था, इसके राइबोसोम्स भी 70s है। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, उसके राइबोसोम्स भी 70s है। इसलिए ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे। यूकैरियोट सेल ने उनको खा लिया। फिर यूकैरियोट को समझ में आया कि इसको डाइजेस्ट करने से अच्छा इसको साइटोप्लाज्म में रख दो, ये एटीपी देता रहेगा और इसको खाना मिला तो ये भी रहने लगा अंदर। दैट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। याद है एंडोसिम्बायोट थ्योरी देखा था हमने फॉर ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Yes, sir. तो आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर
यूकैरियोट्स में भी मिलता है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना आंसर करने से पहले, ट्रिकी ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। सो डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, लेट इट बी सर्कुलर और लिनियर, डजंट मैटर। सर्कुलर हो लिनियर हो, इट इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। They also differ with respect to the pentose sugar that they have in their nucleotides. DNA में होता है deoxyribonucleic sugar, RNA में होता है sugar. It is 2' beta D deoxyribose, and this ribose is beta D ribose. सर क्या लिखा है आपने डीऑक्सीराइबोस के ऊपर? 2' beta D, 2' beta D deoxyribose and 2' beta D ribose. Beta D ribose. सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए 2' beta D deoxyribose. प्यूराइन्स में दोनों में फर्क होगा क्या कुछ? एक में यूरासिल मिलता है, एक में थाइमिन मिलता है। प्यूराइन्स में फर्क होगा। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में क्या होते हैं? एडेनिन। प्यूराइन्स क्या क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन्स क्या है? साइटोसिन एंड थाइमिन। और आरएनए में एडेनिन और यूरासिल थाइमिन की जगह। यस सर। यस, साइटोसिन एंड यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। Next point, चगास रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा, या दोनों में होगा, या दोनों डीएनए में होगा। डीएनए में। डीएनए में। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे? है चगास रूल एप्लीकेबल इन डीएनए? यस। It is applicable in DNA. Adenine is equal to thymine, cytosine is equal to guanine. Applicable due to complementary base pairing. RNA में है क्या applicable? RNA में तो No, single sir. strand है। यहाँ पे पेयरिंग ही नहीं होता। तो एक स्टैंड में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन। इसमें पेयरिंग नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या काम? नेक्स्ट you have a very good question and that is a quite logical doubt, लेकिन इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फंक्शन, दैट यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट ईयर। आरएनए में चरगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। एंड लास्ट डिफरेंस, वी कैन गो ऑन लिस्टिंग 20-25 अलग अलग डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन as I told you we don't have to do PhD in biochemistry. टाइप्स बताओ डीएनए के कौन कौन से होते हैं? हमने अभी लिखे थे A, B, C, D and Z. डी और जेड। हाँ, A, B, C, D and Z। सुबह से फिजिकल 8 बजे से चालू है, मुझे मालूम है ना? आपका 8:30 से शुरू हुआ था ना, मतलब थोड़ा ग्लूकोज गैलेक्टोज कम हुआ है ब्रेन में ना। ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ग्लूकोज।
बायो में सोते हो आप? कौन कौन सोता है बायो के लेक्चर में बताओ? कोई नहीं सोता है? नहीं, ऑर्गेनिक में सोते हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप बोल रहे हो फुर्सत से उठे सुबह सुबह नींद आती है। तो सर्जरी कैसे करोगे 4-4 5-5 घंटे की? मजा आएगा मतलब? हाँ हाँ, तो अभी से प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस करो। हाँ करोगे आप? आरएनए के टाइप बताओ। ये हमारे एन टीआरएनए बस 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 3 एम आरएनए, आर आरएनए, एंड टीआरएनए, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए। एम आर एन टी आर एन। तो आपके एमटी में एक क्वेश्चन था, देखो कोई आरएनए के बारे में कोई क्वेश्चन था, विच ऑफ द आरएनए इज डायरेक्टली, ऐसा कुछ तो कोई क्वेश्चन था रिलेटेड विच। आपके पास है क्या एमटी का पेपर? नहीं तो मैं भेजूंगा क्वेश्चन उसका आरएनए का। लेकिन ये सर रैंक लिस्ट भी भेज सकते हैं क्या आप, मतलब ऑल ओवर सबकी? क्या भेजना है? और रैंक लिस्ट रैंक लिस्ट कहाँ आया है? नहीं आता है क्या एमटी का? नहीं नहीं, अभी तक आया नहीं है। और सर मेरे को एक और डाउट है, जैसे लाइक सेकंड ट्रैक में देयर आर ओनली लाइक 40-50 स्टूडेंट्स ना, बट लाइक इन एमटी देयर आर 550 स्टूडेंट्स। हाउ? हाँ वो मुंबई के हैं, और जो यहाँ पे रहते हैं ऑनलाइन ट्रैक 2 में, वो हमारे पुणे, दिल्ली और बोकारो, तो गाजियाबाद इतने लोग हैं। मुंबई में इतने सारे लोग हैं? 400 से मुंबई में ज्यादा? सेंटर बहुत है ना, मुंबई में 10 सेंटर्स है, 10 से भी ज्यादा। ओके। मुंबई में बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत बहुत। मुंबई, मुंबई, ठाणे, पनवेल, सब जगह पे सेंटर्स है, तो नंबर ऑफ सेंटर्स आर मोर। मुंबई के लोग नहीं रहते ट्रैक 2 में, मुंबई का लेक्चर अलग से होता है उनका, ट्रैक 2 में नहीं होता। ठीक है मैं भेजता हूँ क्वेश्चन क्या है वो, डोंट वरी। रब कर दो, ये हो गया। डिफरेंस समझ में आया सबको? समझे लो। हाँ, अब एमआरटी में डिफरेंस करना है क्या? चैप्टर और एक दिन, कल का, परसों का, मतलब ट्यूसडे का, ट्यूसडे वेडनेसडे में। हाँ बोलो। वो चलेगा, वो 2 सब्जेक्ट में चलेगा। ये बात प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेट ट्यूशन लेने की कोई दिक्कत, उसमें कुछ ये नहीं है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन मैं पैसा भी नहीं लूंगा आपसे प्राइवेट ट्यूशन का, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप घर से बाहर निकलते हो। आज न्यूटन स्ट्रेन आया है वायरस का, मालूम है आपको? यवतमाल और नहीं ऐसे नहीं होता, और एक बार होके बात नहीं खत्म होती। हाँ, तो कितने लोग हैं जिनको दोबारा हुआ है, एंड सेकंड अटैक इज मोर डेंजरस देन फर्स्ट, लाइक योर डेंगू वायरस। डेंगू का सेकंड अटैक इज ऑलमोस्ट फेटल ऑलवेज। So we don't know, so let's hope it won't escalate in the weekend. वैक्सीन अगर होगी तो भी नहीं, वैक्सीन सर, वैक्सीन के अंदर साइड इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? नहीं, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन बेसिकली होता क्या है वैक्सीन में? अब ये थोड़ा सा बायोलॉजी है, सुन लो आप भी ऑनलाइन जो बैठे हो। कोरोना का जो वैक्सीन है ना, हर किसी चीज का जो वैक्सीन जब रिलीज होता तो कम से कम उसको 3 से 4 साल लगते, कम से कम।
वैक्सीन तैयार होने में। हाँ, पहले वायरस आइसोलेट होगा, वायरल पार्टिकल्स वो कल्चर किए जाएंगे सेल्स के साथ, होस्ट सेल के साथ, क्योंकि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ लिविंग होस्ट। सो कल्चर में होस्ट सेल्स डालते हैं, ह्यूमन सेल्स, उसके ऊपर ये कल्चर होता है, फिर वो वायरस प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसको किल किया जाता है, मतलब इट वोंट बी एबल टू कॉज अ डिसीज, एंड देन इट इज इंजेक्टेड एज अ वैक्सीन। ओके, ये सिंपल चीज लगती है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमारी बॉडी रिएक्ट्स इन वियर्ड मैनर टू वैक्सीन। Ideally, what should it do? It should take this vaccine as a normal pathogen, and our immune system should raise the resistance against the virus. ये normally होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, बहुत ज्यादा, और उससे उल्टा गड़बड़ होती है बॉडी, एंड देन पर्सन देन सफर्स फ्रॉम मेनी साइड इफेक्ट्स। ये जो वैक्सीन होता है वो पहले जाता है टॉक्सिसिटी स्टडी से, फिर रैट्स के ऊपर, माइस के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंटेशन होता है। क्या? हाँ है, हाँ हाँ, यू है, इट इज अलाउड एंड इट हैज टू बी फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, इट इज अलाउड। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो मुझे रैट पे एक्सपेरिमेंट करने, 2-4 रैट लेके आओ, इंजेक्शन दे दो, हो गया। यू हैव वेरी स्पेशली प्रिपेयर्ड रैट्स, माइस, उनके स्पेशल स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे डॉग्स के ब्रीड होते हैं ना, वैसे रैट्स के ब्रीड होते हैं, माइस के ब्रीड होते हैं, जिनके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, लाइक विस्टर रैट्स, बार्ड माइस, इस तरह से। और फिर उनको आप वैक्सीन देके उनमें दिखाना पड़ता है कि टॉक्सिसिटी नहीं। सो यू टू मेक प्रूफ 10 माइस हुआ है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हुआ। ह्यूमन ट्रायल्स में 3 फेजेस होते हैं, एक्चुअली 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एक्चुअली फेज 4 भी होता है, 2 ही ट्रायल होते हैं। सो प्रॉपर वैक्सीन जब रिलीज होता है तो ये सारे टेस्टिंग होके निकलना चाहिए। एनिमल में भी जब आप एनिमल टेस्टिंग करते हो ना, रैट माइस से, अगर आपने रैट को या माइस को आपका वैक्सीन इंजेक्ट कर दिया और आपके एक्सपेरिमेंट के दरमियान वो मर गया, तो बात ही खत्म। आपको जो कमिटी होता है जो बैठेगा आपकी वैक्सीन को ये करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए, यू हैव टू प्रूव दैट डेथ ऑफ दैट रैट और माइस इज नॉट ड्यू टू योर वैक्सीन। इट इज फार इजियर टू से दैट यस मेरे वैक्सीन से मरा, छोड़ दो, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि crores of rupees you have invested in vaccine manufacture. So you have to prove that it is not due to vaccine. और ये एनिमल कमेटी पे बैठे हुए जो लोग होते हैं वो नहीं सुनते। हाँ हाँ, तो डिफेंड करना पड़ता है कंपनी को। हाँ, पोस्टमार्टम करते हैं, उसका विसेरा सेव किया जाता है, उसके लीवर, एडिपोज टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स के सेक्शन लेके स्टडी किया जाता है, एंड देन यू हैव टू शो दैट डेटा। हाँ, POSTMORTM, पोस्टमार्टम। तो बात करो, योर वैक्सीन हैज टॉक्सिसिटी, देन यू कैन नॉट गो अहेड। इसलिए पहले एनिमल स्टडीज होते हैं, और जो एनिमल स्टडी की कमेटी के ऊपर जो लोग बैठते हैं ना, वो ज्यादा खड़ूस होते हैं ह्यूमन कमेटी से ज्यादा। उसको एथिकल कमेटी कहते हैं, एनिमल एथिकल कमेटी और ह्यूमन एथिकल कमेटी। मैं 2 कमेटीज पे बैठता हूँ, एनिमल और ह्यूमन एथिकल के, सीरम इंस्टीट्यूट के, लेकिन है कुछ और कंपनीज है मुंबई के वगैरह, लेकिन यू हैव टू शो देयर कि आपका जो रैट माइस कुछ भी हो जो मरा है वो आपके वैक्सीन से, आपके मेडिसिन से नहीं मरा। वैक्सीन छोड़ दो, इवन मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन है या कोई नया एलोपैथिक मेडिसिन है, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है ना, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ, यू विल लर्न इन योर MBBS आल्सो, our traditional system of medicine is one of the best systems of medicine, and it is not meant to cure. Yes, it is meant to prevent the disease, and even modern science and modern medicine says that prevention is better than cure. What is a vaccine? It's a prevention. And Ayurveda has provided a lot of ways to prevent infection of viruses, bacteria, etc.
आयुर्वेदा क्यूरेटिव साइंस है ही नहीं. आयुर्वेदा इज अ प्रिवेंटिव साइंस, इट्स अ प्रिवेंटिव मेडिसिन. So it is better that you sit at home. जो भी ऑनलाइन जब चल रहा है वो आराम से घर बैठ के पढ़ो. क्या? क्यों? मैं करवा बायो का मैं करवा लूंगा ना आपसे. मैं हाँ वो तो आपका काम तो आपने ही करना चाहिए ना. हाँ, तो मैं आपको टेस्ट दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, आपसे काम करवाना मेरा काम है. लेकिन हाँ मैंने टेस्ट देने के बाद इट इज योर ड्यूटी दैट यू शुड सिट ऑनेस्टली एंड सॉलिड. अगर आप एक साइड गूगल चालू है और एक साइड टेस्ट चालू है तो उसमें कोई फायदा नहीं. आपके नंबर्स आएंगे लेकिन दो नंबर्स वोंट मैटर अल्टीमेटली. ठीक है बट क्या करें बेटा. आप देखो कंडीशन ही ऐसी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना. वी ऑल ऑफ अस आर हेल्पलेस, लिटरली हेल्पलेस, यू नो. कुमार बोनस. चलो नेक्स्ट टाइटल दो. mRNA. चलो टाइप्स ऑफ आरएनए. चलो अच्छा. ओके आई विल इन्फॉर्म टू. पोखरियाल को बता दूंगा. पहले लिख लो mRNA. डिफरेंसेस आरएनए टाइप डिफरेंसेस. टाइम क्या बताओ एक बार मुझे. हाँ मालूम है. डोंट वरी आई नो. इतना बोर होता है आपको फिर. 3 कॉलम. अब सुनो 3 कॉलम करो MRT. उसके नाम लिखो. जितना अभी हो सकता है हम करेंगे, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंसेस बताऊंगा. यहाँ पे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, इन तीनों का रोल क्या है. मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, आपने मुझे बताना ये डायग्राम क्या है. मैंने ये बहुत अनगिनत बार आपको बताया है. ये क्या क्या ट्रांसलेशन. देखो यू आर राइट. इससे मुझे एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, उसको मैं कहता हूँ mRNA. दिस mRNA comes in cytoplasm and in the cytoplasm tRNA. yes it is bound with ribosomes. हाँ it is bound with ribosomes. राइबोसोम के अंदर मेरा rRNA है और इस राइबोसोम के यहाँ पे अमीनो एसिड लेके आने वाला एक आरएनए है. यस यस यू आर राइट. कहाँ पे बताया मैंने, कौन से चैप्टर में बताया था आपको. अरे अभी तो एनिमल किंगडम के ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये है आपका. ओके पे अटेंशन. अगर आपको याद नहीं है तो सुनो क्या. ये है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अब जब भी ये डीएनए एक्सप्रेस होता है, जब भी जीन एक्सप्रेस होता है तो इस डीएनए से बनता है एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. उसको कहा जाता है mRNA which is nothing but मैसेंजर आरएनए. तब डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है, समझो यहाँ पे डीएनए पे है ATGC 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 और समझो ये ऊपर का स्ट्रैंड, यहाँ पे ऊपर के स्ट्रैंड से mRNA बना है. तो ऊपर के स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे आएगा. A ऑलवेज पेयर्स विद T, लेकिन मेरे आरएनए में T नहीं रहेगी. T की जगह पे आता है यूरैसिल. इधर तो मुझे यहाँ पे क्या सीक्वेंस मिलेगा, UACG 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 एंड सो ऑन. ये बन गया मेरा मैसेंजर आरएनए.
ये सेल में बनता तो है प्रोटीन बनाते समय, लेकिन सेल को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती। सेल को लैंग्वेज समझता है प्रोटीन का। सेल अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, बट डीएनए इज स्पीकिंग टू द सेल, यू मे से, in the language of mRNA, but cell doesn't understand this. So this mRNA comes in the cytoplasm, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है ये, और जैसे ये साइटोप्लाज्म में आता है उसके साथ ही राइबोसोम्स बाइंड हो जाते हैं। अब मेरा ये जो सीक्वेंस है यू ए सी वगैरह वगैरह जो भी है, mRNA के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो तीन तीन के ग्रुप्स में रीड किए जाते हैं। Yes, we call this as triplet codons. अब इसके डिटेल में हमें नहीं जाना ट्रिपलेट कोडॉन्स कौन से हैं और कौन सा स्टार्ट स्टॉप कोडॉन है वगैरह, लेकिन तीन तीन के ग्रुप में आपका mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो रीड किए जाए। वन ट्रिपलेट कोडॉन स्पेसिफाइज वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड। When your ribosome binds to mRNA, it occupies one triplet codon. एक राइबोसोम एक ट्रिपलेट कोडॉन ऑक्यूपाई करेगा। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रिपलेट कोडॉन है उसका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर आपका टीआरएनए यहाँ पे आता है, एंड देन इनकॉर्पोरेट्स द न्यूक्लिक एसिड नियर द राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर ये लेके आएगा। Then next tRNA comes with its amino acid, and then two amino acids are linked to peptide bond. फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है and length of peptide goes on increasing. This ribosome moves from one end to other end of mRNA, and then on this ribosome you have a polypeptide synthesis. So near the end you will have a longer polypeptide synthesis. समझ में आती है बात क्या चल रहा है? So यहाँ पे बहुत सारे मेरे अमीनो एसिड्स अटैच्ड होंगे। यहाँ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी अटैच्ड टुगेदर। जो फर्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू mRNA, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू mRNA इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब mRNA से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्योंकि mRNA का लैंग्वेज सेल को बनता है समझता ही नहीं, सेल को समझता है ये लैंग्वेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। सो वी कॉल दिस एज ट्रांसलेशन। हाँ मैंने बताया था, मुझे याद है। तो ये पॉलीपेप्टाइड बनेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब मुझे बताओ ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बना, rRNA कैसे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से ही बनेगा। डिफरेंस क्या होगा? इसी डीएनए का कोई एक पार्ट होगा दूसरा कहीं किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे डीएनए में कहीं और एक पार्ट होगा डीएनए का जिससे एक आरएनए बनेगा, लेकिन इसका आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। इट विल गो and get packaged into a ribosomal particle, maybe here in this manner. Then it is called as rRNA. This process is also transcription. tRNA exactly same इसी तरीके से बनेगा। और एक कोई पार्ट है डीएनए का जहां से आरएनए बनेगा, that is your tRNA, और फिर it assumes its final structure, वो अपना स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेता है फाइनल इस तरीके से। दिस इज योर tRNA, दिस इज योर rRNA। इनका ट्रांसलेशन नहीं होने वाला। rRNA tRNA ट्रांसक्रिप्शन से ही बनेगी। सो सिंथेसिस ऑफ एनी आरएनए फ्रॉम डीएनए कैन बी टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। rRNA भी बनता है, tRNA भी बनता है, लेकिन ट्रांसलेशन किसका होता है? सिर्फ mRNA, बिकॉज प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है वो mRNA के ऊपर लोकेटेड है। rRNA का काम है राइबोसोम बनाना, tRNA का काम है अमीनो एसिड लेके आना प्रोटीन बनाने के लिए। उनसे प्रोटीन नहीं बनता, वो कुछ और काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। समझ में आई बात? सो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। ये तीन रोल्स है mRNA, rRNA, tRNA।
क्लियर, समझ में आई बात? ये ड्रॉ कर लेना एटलीस्ट, ये पार्ट तो ड्रॉ कर लो। ड्रॉ किया हुआ है ना? हाँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो और सेंड करो। हाँ, उसके बाद MRT 3 कॉलम्स बनाओ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे क्या बनता है, वो हम देखेंगे। अभी तक हमें इस चैप्टर में एंजाइम्स का पार्ट करना है, वो इम्पोर्टेंट है, और एंजाइम्स की बात करते हैं। उसके बाद हम डाइजेशन शुरू करते हैं, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। Asmita is so excited about human physiology, isn't it? Plants are also good, you know. Plants are good. ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हाँ, डन, रब कर दो। ऑनलाइन जो बैठे उन्होंने बनाया है डायग्राम? हमने स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हाँ ठीक है, तो ये डायग्राम एक ये जो, सुनो मेरी बात, ऑनलाइन जो बैठे हैं वो भी और आप भी बैठो नीचे, सिट डाउन। ये जो फोटोग्राफ लिए हैं आज, वो नोटबुक में जाने चाहिए। ऑनलाइन के बाद याद रखना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑनलाइन के बाद जब ऑफलाइन शुरू होगा फिर से, मैं हर एक सेंटर में हर एक का नोटबुक चेक करने वाला हूँ। आपने जो जो मैंने ऑनलाइन बताया वो लिखा है या नहीं नोटबुक में, यस तो सर। अच्छे से नोट करना। ऑनलाइन है इसलिए लाइटली मत लेना। हाँ सर मुझे एक डाउट था पर इससे रिलेटेड हाँ, नहीं बोलो। है। ये बोलो। जो है एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में जो आपने होमवर्क दिया हाँ था बोलो। exam में, हाँ तो उसमें बोलो। मुझे डाउट था कि एंडोस्पर्म साइकिल के बाद क्या बनता है। आई मीन देयर इज ओनली एन एंड टू एंडोस्पर्म ना, जो बनता है 3N, उसके बाद क्या उसको एरो दे? नहीं, वो जो एंडोस्पर्म होता है ना, एंजियोस्पर्म में, वो सीड में होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द सीड। So do I include that in the life cycle or not? Yeah, you can include it. You have to show But it. then there is Endosperm nothing to endosperm. I mean there is no cycle. एंडोस्पर्म का आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे हाँ आपका वही, embryo वो से उधर आगे रुक started जाएगा करता है। and the other हाँ, would make the what sperm you can do together. is embryo और एंडोस्पर्म से एरोस दिखाओ एंड राइट सीड। तो सीड में आपको एम्ब्रियो भी मिलेगा which is your future plant, और एंडोस्पर्म मिलेगा which is a nutritive tissue. Okay. So it will provide fine. this nutrition to developing embryo, और कुछ काम नहीं करता ये। Okay. Okay, so let us stop here. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you. चलो ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू। नहीं, अभी कुछ बच्चे बैठे हैं। क्या चैट क्या चलता है यहाँ पे, ठीक है? ओके, आपने मुझे भेजा है क्या? Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो। Yes, sir.